अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला कोई इंसान है तो उसका नाम श्रीमान योगी आदित्यनाथ है। अगर हम बोल दें कि जय श्री राम हमें वोट दे दो तो हमें सांप्रदायिक बता दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर बोलता है कि हम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे तो उसको इस राष्ट्र में सेकुलर घोषित कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले तमाम वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ में राष्ट्रवाद की छवि देखते हैं, जो विकास के सपोर्टर हैं। वो हैदराबाद का मौलाना वो हैदराबाद तक ही सीमित है और वहीं तक वो सीमित रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो राम की बात होगी, अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो कृष्ण की बात होगी। काहे को संजय सिंह, कौन संजय सिंह? उसको तो मैं राज्यसभा के सांसद से ज़्यादा सुल्तानपुर के सपना सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैकियर के रूप में जानता हूँ। शहादत का अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। 1 करोड़ रुपये डॉक्टर अनस को ही क्यों? 1 करोड़ कोई हिंदू का राम और श्याम मरता है तो उसको क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी की एक ही विचारधारा रही है, MY समीकरण, मुस्लिम और यादव के समीकरण को साथ मिला लो और हम सत्ता पर बैठ जाएंगे। मुसलमान किसी का सगा नहीं है। अगर मुसलमान देखेगा कि ऋषभ चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो हो सकता है कि बनारस में वो आपको सपोर्ट कर दे। बाकी मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पर ये लोग जाकर इफ्तार में टोपी तो पहन लेते हैं लेकिन ये अपने घर पर फलाहार नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को हिंदू बताने से कतराते हैं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में अदा करेगी, और करे भी क्यों ना। जितना हमको अधिकार मिला है उतना महिलाओं को अधिकार मिला है। क्या किसी मुस्लिम महिला को इसलिए सजा दिया जाएगा कि वो मुस्लिम महिला, इसके लिए आप उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे? तमाम ऐसे घटनाओं पर अचानक क्यों विराम लगा? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो कानून की व्यवस्था को, कानून की भाषा को जानती है। आज आउट ऑफ 29 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर एक साथ 5-5 एक्सप्रेसवेज का काम चल रहा है, जहां पर एक साथ 5-5 जेवर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां पर सैमसंग जैसी कंपनी बीजिंग से उठकर नोएडा में आकर शिफ्ट होने लगती है, जहां पर कि 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां वहां के युवाओं को दी जा चुकी है एमिड दिस पैंडेमिक। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं O News हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे ओवैसी हो या अखिलेश यादव लगातार एक पे एक योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके लगातार कमेंट कर रहे हैं, वार कर रहे हैं और अपनी जो राजनीति है उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सिंह जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार वाकई में क्या बदलाव आने वाला है और इन लोगों के बयानों से क्या योगी आदित्यनाथ पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, योगी आदित्यनाथ जो है उनको लेकर के लगातार जो बयान है वो ओवैसी और उनकी पार्टी लगातार करती आ रही है, क्या उससे वाकई में यूपी की जो जनता है उस पर कोई असर पड़ेगा या योगी आदित्यनाथ को इस बार भी भारी बहुमत से वोट मिलने वाले हैं? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं। जिस ओवैसी के बयान का आपने चर्चा करा, ये 2 दिन पहले का उनका बयान था कि इंशाअल्लाह हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा CM नहीं बनने देंगे। लेकिन जब हम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का चर्चा करते हैं तो बहुत हमें कष्ट होता है कि अगर हम बोल दें कि जय श्री राम हमें वोट दे दो तो हमें सांप्रदायिक बता दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर बोलता है कि हम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे तो उसको इस राष्ट्र में सेकुलर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एक बात को मानकर आप चलिए कि जब असउद्दीन ओवैसी ऐसा बयान दे रहे हैं तो इस बयान के द्वारा कहीं ना कहीं वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करने वाले तमाम वो लोग हैं जो विकास के सपोर्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले तमाम वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ में राष्ट्रवाद की छवि देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं जो लोग देखते हैं कि इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री जी ने जब आपदा में अवसर के बारे में चर्चा किया था तो योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे आपदा को, कैसे हम अवसर में बदलते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये चरितार्थ करके दिखाया। और बात मानकर आप चलिए कि हैदराबाद से आकर कोई मौलाना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या बोलता है उससे ज़्यादा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ता है। वो हैदराबाद का मौलाना वो हैदराबाद तक ही सीमित है और वहीं तक वो सीमित रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो राम की बात होगी, अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो कृष्ण की बात होगी। आपने देखा होगा अयोध्या जैसे हमने हासिल किया, आने वाले समय में 2022 के बाद हम काशी और मथुरा भी हासिल करने वाले हैं। और जितने सारे लोग राष्ट्रवाद के सपोर्टर हैं, विकासवाद के सपोर्टर हैं, इस राष्ट्र को एक समतामूलक समाज के जरिए आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि ये है वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला कोई इंसान है तो
तो उसका नाम श्रीमान योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसे मौलानाओं के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौलाना में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कलाम को मानने वाले हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं 2022 का जब चुनाव आएगा तो ये लोग जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सारा का सारा इनका पुलाव धरा रह जाएगा और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। सवाल जी, जैसे आपने राम मंदिर की बात की तो हमने देखा होगा पिछले दिनों लगातार राम मंदिर पर संजय सिंह और उनकी जो पार्टी है वो टारगेट करती आ रही थी। आज वही संजय सिंह जाकर के ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जो समाजवादी पार्टी, जो राम मंदिर के लिए लगातार विरोध करती रही। तो इन दोनों के मिलने से क्या जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे या इनसे कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि काहे को संजय सिंह, कौन संजय सिंह? उसको तो मैं राज्यसभा के सांसद से ज़्यादा सुल्तानपुर के सपना सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैकियर के रूप में जानता हूं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा बात बताया कि समाजवादी पार्टी मतलब राम विरोधी। कितने लोग घायल हुए थे, कितने का परिवार और घर उजड़ गया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा था कि अभी मंगोलपुरी में फरवरी के समय दिल्ली में एक घटना घटा था, राम भक्त रिंकू शर्मा मारा गया था। दादरी जाने के लिए केजरीवाल एंड टीम के पास समय होता है कि उत्तर प्रदेश से हम दादरी पहुंच जाएं, लेकिन बिल्कुल 1 करोड़ रुपए इन्होंने वहां पर घोषणा किया था, लेकिन इनके पास समय नहीं होता है कि हम दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली के सिविल लाइन से उठकर मंगोलपुरी चले जाएं। तो ये बात इस राष्ट्र की जो जनता है देख रही है। और एक और बात मैं आपसे पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, ये कौन से संजय सिंह हैं? यहाँ पर आप सिर्फ मुसलमानों के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही हो। कोरोना जैसे काल में केजरीवाल ने, एक डॉक्टर थे डॉक्टर अनस, देखिए यहाँ पर कोई भी धार्मिक भेदभाव की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो हिंदू हो या मुसलमान हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड और रिलीजियन, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। और हमारे डॉक्टरों ने आगे बढ़कर इस कोरोना काल में लड़ने का कार्य किया है। लेकिन शहादत सिर्फ डॉक्टर अनस को क्यों? चाहे वो राम हो या श्याम हो या तमाम ऐसे डॉक्टर हों, शहादत का अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। 1 करोड़ रुपये डॉक्टर अनस को ही क्यों? 1 करोड़ कोई हिंदू का राम और श्याम मरता है तो उसको क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक ही विचारधारा रही है, एम वाई समीकरण, मुस्लिम और यादव के समीकरण को साथ मिला लो और हम सत्ता पर बैठ जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, संजय सिंह को तो सिर्फ ये लोग मोहरा बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी को ये लोग मोहरा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान वहाँ पर वर्गों में बट जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जहाँ पर जिसको देखेगा, मुसलमान किसी का सगा नहीं है, अगर मुसलमान देखेगा कि ऋषभ चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, तो हो सकता है कि बनारस में वो आपको सपोर्ट कर दे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और ये चुनाव मऊ से जीत रहे हैं तो मुसलमान इनको सपोर्ट कर देगा, वो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को नहीं सपोर्ट करेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं 100 दिन ओवैसी जब चुनाव लड़ेंगे तो हमने जो ट्रेंड मुसलमानों का देखा है, अचानक बदला है। हमने देखा है कैसे सीमांचल वाले एरिया में, जहाँ पर कोई विकासवाद का पैमाना नहीं था, कोई डेवलपमेंट का स्थिति नहीं था, ना किसी क्राइम करप्शन की चर्चा हुई थी, जैसे बिहार के विधानसभा के 2020 के चुनाव में मुसलमानों ने अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 5 सीट ओवैसी को देने का कार्य किया। ये ट्रेंड दिखाता है कि कुछ मुसलमान 100 दिन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ भी जाएंगे। और फिर मैंने बताया कि कुछ कलाम वाले भी हैं जो हो सकता है कि हमें भी सपोर्ट कर दें। तो कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीति है वहाँ पर इनकी राजनीति फेल हो जाएगी और यहाँ पर इनके सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि जब मुस्लिम और यादव समीकरण की जब बात की जा रही है, लगातार इसको साधते आई है सपा बहुत पहले से, लेकिन इस बार जो चुनाव के परिणाम आए उसमें मुस्लिमों का साथ भी भाजपा को मिल गया, तो ये खेला इनके साथ ही उल्टा कैसे हो गया? बिल्कुल, मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी ने मुसलमान के लिए क्या किया, आप हमें बताइए। हमारी पार्टी को बोल दिया जाता है कि मुस्लिम विरोधी हैं। मैं पत्रकार महोदय चैलेंज करता हूं, आप इसमें सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कुछ धारणा ही लोगों की धारणा को बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई से ये बिल्कुल परे है। बाकी मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पर ये लोग जाकर इफ्तार में टोपी तो पहन लेते हैं, लेकिन ये अपने घर पर फलाहार नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को हिंदू बताने से कतराते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ, अगर हमने हिंदू कुल में जन्म लिया है तो हम एक राष्ट्रवादी हिंदू होने के नाते हम हिंदू के सारे धर्म को मानेंगे, क्योंकि हमने जन्म उस कुल में लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम के त्योहारों का विरोध करेंगे।
अगर हम दुर्गा पूजा में नवरात्रि का पाठ करेंगे तो कोई मुसलमान मुहर्रम का जुलूस रास्ते से निकल रहा है तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि उसको कोई परेशानी ना हो। तो आप किसी को कितना दिन बरगला सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अपनी जो स्थिति उनकी, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 70 साल से ज़्यादा हो गए स्वतंत्रता के, लेकिन आज भी अगर सबसे खराब किसी की स्थिति है तो मुसलमानों की स्थिति है। और जो मुसलमान इस बात को समझ रहा है, वो मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि अगर हमको इस तंगहाली के ज़िंदगी से खुशहाली के ज़िंदगी में कोई ला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और इसी का परिणाम है जो आपने हमसे बताया कि पंचायत चुनाव में आपने देखा कि कैसे कुछ मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। एक चीज़ आप सुभाष सिंह जी आपने देखी होगी, सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी यही चीज़ बताई गई थी जो आपने बताई कि मुसलमानों की स्थिति बेहद ख़राब है और उसको लेकर कोई पार्टी काम भी नहीं कर रही थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, लगातार उन्होंने एक के बाद एक शब्द, चाहे 3 तलाक का हो, उसके बाद भी कई प्रथाएं, कई योजनाएं लगातार मिलाई और उसमें कहीं भी उन्होंने हमेशा एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो ये इस नारे की वजह से क्या साइलेंट वोटर बड़े लेवल पे जो मुस्लिम वोटर्स है वो इस बार मिलने वाला है योगी आदित्यनाथ को? बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया पत्रकार महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम साइलेंट वोटर्स का बात करते हैं तो वो साइलेंट वोटर्स कौन है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चाहे वो हिंदू समाज की महिलाएं हों या मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, ये लोग जो सामाजिक कुरीतियों के वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती थी, जब ये लोग देख रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो, कहीं ना कहीं इन सामाजिक कुरीतियों के वजह से उनकी ज़िंदगी जो तबाह हुई थी और होती थी, उसको बचाने का कार्य नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक ढोंगों को हटाकर उनके ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है। तो वहाँ पर आप मान कर चलिए कि वो लोग नरेंद्र मोदी को अपने सच्चे भाई के रूप में देखती है। और जिस साइलेंट वोटर्स का बात आप कर रहे हैं वो ये तमाम महिलाएं हैं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में अदा करेगी, और करे भी क्यों ना। इस राष्ट्र में जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात करते हैं, जब हम इक्विटी की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि जितना अधिकार समान लिंग के आधार पर नहीं, अगर कोई इंसानियत के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, चाहे वो नर हो या मादा हो, जितना हमको अधिकार मिला है उतना महिलाओं को भी अधिकार मिला है। और अगर वो कोई सक्सेसफुल उस कार्य को क्रियान्वयन करते हुए दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या किसी मुस्लिम महिला को इसलिए सजा दिया जाएगा कि वो मुस्लिम महिला, इसके लिए आप उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे? या हिंदू महिला का ही बात कर लीजिए, आप देखे होंगे कि हिंदू महिलाओं में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जब सरकार आई तो हमें दिखा कि नहीं। और ये सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ, कानून का राज। महिलाएं क्यों नहीं हिंदू के घर से बाहर निकलती थी या लड़कियां क्यों नहीं निकलती थी? उन्हें डर होता था कि जब हम उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो माफिया राज के लिए प्रचलित है, जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूं तो मुझे विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी जी की सरकार बनी, तमाम ऐसे घटनाओं पर अचानक क्यों विराम लगा? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो कानून की व्यवस्था को, कानून की भाषा को जानती है। और वहाँ की सरकार ने इस बात को इंश्योर किया कि नहीं, जितना सुरक्षा हमको पुरुषों को देना है उतना ही सुरक्षा हमको महिलाओं को भी देना है। ये राष्ट्र ना पुरुष प्रधान है ना महिला प्रधान है। इस राष्ट्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते हमको सबके लिए समान भाव के साथ सबको आगे बढ़ाना है। तो आप मानकर चलिए कि ये सारी कारणें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। सुभाष जी, अंत में आपसे समझना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टी, लगातार जब कहते रही योगी आदित्यनाथ ने काम ही नहीं किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास परियोजना नहीं, हमारे ही काम को नाम दे दिया, कई जगह नाम बदल दिए। अगर यही सब आरोप सच हैं तो आज ये इतनी बौखलाहट क्यों दिख रही है? बौखलाहट की बड़ी वजह क्या है अगर यही सब कुछ सच था? पत्रकार महोदय, मैं हमेशा मानते आया हूँ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद अगर समाज को कोई आईना दिखाने का कार्य करता है तो वो मीडिया वर्ग है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा या आपसे मैं पूछना भी चाहूँगा, आज आउट ऑफ 29 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक साथ
5-5 एक्सप्रेसवेज का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर एक साथ 5-5 जेवर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां वहां के युवाओं को दी जा चुकी है एमिड दिस पैनाडेमिक, और अभी भी वैसे कार्य चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर सैमसंग जैसी कंपनी बीजिंग से उठकर नोएडा में आकर शिफ्ट होने लगती है। आप हमसे बताइए कि किस कार्य का बात कर रहे हैं, चाहे कोरोना वैक्सीन का बात हो या कोरोना टेस्टिंग का बात हो, हर एक चीज़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ रहा है। या स्मार्ट सिटी के बारे में आप चर्चा कर लें, 2020 में सबसे बेस्ट अवार्ड अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किसी को मिला तो उत्तर प्रदेश को मिला। आप हमसे बताइए कि क्या ये विकास का जीता जागता उदाहरण नहीं है? और जब इतनी सारी कार्य कोई सरकार कर रही है, कोई मुख्यमंत्री कर रहा है, तो हमारे पास तो बहुत सारा मुद्दा है। हमारे साथ राम भी हैं, हमारे साथ कृष्ण भी हैं, हमारे साथ शिव भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विकास के उस ध्वजवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसने सनातनी संस्कृति के परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ मॉडर्न डेवलपमेंट कैसे होता है उसको भी उन्होंने एक्वायर करने का कार्य किया है। और जब ये सारी मुद्दाएं लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो अखिलेश यादव जैसे लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बबुआ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप आकर बुआ और बबुआ का गेम जैसे 2019 में फ्लॉप हुआ, जैसे दो युवराजों का गेम 2017 के चुनाव में फ्लॉप हुआ था, उसी तरह आप कितना भी बड़ा समीकरण बना लें, 2022 में आपका सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से भगवा लहरेगा और कमल खिलेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुभाष सिंह जी, जिन्होंने साफ संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो एक तरफ जहाँ राष्ट्रवाद की नीति, उसके दूसरी तरफ विकासवाद को साथ में लेकर चल रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता इससे बेहद खुश है और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट देने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।